चलिए बेटा, आज हम है ना क्लास 6 का चैप्टर डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको है ना, यदि इस क्लास में अच्छे से समझ लिया तो 7th 8th 9th और 10th तक ये आता है। 10th में ये स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, एक रॉ फैक्ट होते हैं या रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक है, सपोज मैंने आपसे बोला कि बताओ आशना तुम्हारी हाइट बताओ। ठीक है, मैंने आशना से बोला आशना बेटा तुम्हें फेवरेट कलर कौन सा पसंद है। ठीक है, दिशा से मैंने क्या बोला कि बताओ आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अलग अलग मतलब फैक्ट लिए। तो क्या इसका कोई कलेक्शन है? नहीं है कलेक्शन, ये तो कुछ भी ले लिया मैंने। अब आपके मार्क्स से इसके फेवरेट कलर का क्या मैच है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या इसको डेटा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फैक्ट है। ये क्या है? ये फैक्ट है। अब डेटा क्या होता है? डेटा होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसे क्या करना? प्रोसेस करना। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या किया, हमने इस इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। ठीक है, कलेक्ट करके क्या कर लिया? इसको प्रोसेस कर लिया। क्या कर लिया? प्रोसेस कर लिया। ठीक है, तो यदि हम डेटा की क्या लिखें? डेफिनेशन लिखें। डेटा की क्या लिखें? डेफिनेशन लिखें। तो डेटा क्या है? कलेक्टेड इंफॉर्मेशन या प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? कलेक्टेड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन या फिर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कि जिसको हमने क्या कर दिया है? प्रोसेस कर दिया, यानी जमा दिया। ठीक है, क्या कर दिया? जमा दिया। तो ये समझ में आया कि क्या होता है डेटा। डेटा क्या होता है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हमने प्रोसेस किया हो या कलेक्ट किया हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है डेटा की डेफिनेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए बेटा, तो हमने डेटा की डेफिनेशन क्या पढ़ ली? कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। और कलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो भी कैसी होना चाहिए? प्रोसेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और क्या बोलते हैं इसकी, कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ द एंट्रीज टू गिव सम इंफॉर्मेशन। हमने क्या किया? कुछ एंट्रीज ली और जो हमें इंफॉर्मेशन दे सके, तो ऐसी चीज क्या होगी? डेटा होगी। ठीक है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, फैक्ट्स भी हो सकते हैं और फिगर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डेटा की डेफिनेशन। तो सिंपल एक शब्द में यदि मैं क्या क्या बोलूं तो क्या है डेटा? डेटा एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को प्लॉट कर सकते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपल। अब देखो सेकंड, अब डेटा इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स जो आपके क्लास में से ही देखने को मिलते हैं, जैसे रोल नंबर। ठीक है, 50 to 53 बच्चे आपकी क्लास में होंगे, तो ये सारे क्या हैं? ये डेटा हम यूज करते हैं। हाइट्स, ठीक है, कई बार देखो आपकी क्लास में हाइट्स वगैरह भी मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, किसकी कितनी हाइट है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अपनी क्लास में अपने अपने फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? डेटा हमारी डेली लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कलेक्टिंग डेटा। अब डेटा को हम कहां से कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं और इसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग डेटा इज कॉल्ड कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, हम गैदर कर जो डेटा को हम गैदर करते हैं उसी को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डेटा। सपोज स्कूल में बच्चों की नंबर्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे सपोज ए पेशेंट है, तो ए पेशेंट को हम क्या कौन कौन सी टैबलेट दे रहे हैं, कितने कितने उसको इंजेक्शन दिए हैं, ताकि वो कितना उसने रिकवर किया, ये सारा डेटा किसके पास होता है? डॉक्टर के पास होता है, ताकि वो रिकवर कर पाए। ठीक है, बैंक्स में हमारे सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं, तो सबके अकाउंट अलग अलग होते हैं, लेकिन किसना पैसा किसमें कौन जमा कर रहा है, कौन निकाल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हमें बता पाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा का इंपॉर्टेंस कहाँ है? यहाँ पर है। चलिए अब इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो सबसे पहले क्या होता है? अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अनऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है? सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बुक का। किसका एग्जांपल लेता हूँ? बुक का। अब जैसे देखो एक साइंस की बुक पड़ी हुई है। ठीक है, दो साइंस की बुक है। ठीक है, दो साइंस की बुक पड़ी है। ठीक है, मैथ्स की बुक पड़ी है 5। ठीक है, 5 मैथ्स की बुक है। ठीक है, सोशल साइंस की 10 बुक है। सोशल साइंस की कितनी है? 10 बुक है। तो आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप क्या करोगे? आपसे कोई भी बोलेगा कि बताइए कि मुझे है ना
3 सोशल साइंस की बुक दे दीजिए, तो आप कहाँ से निकालोगे, इधर उधर से निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मैथ की एक तरफ, साइंस की एक तरफ, सोशल साइंस की एक तरफ। तो इन सारी चीज को यदि आप ऑर्गेनाइज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, हमें आसानी होगी। तो मतलब अनऑर्गेनाइज डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है, मतलब उसे सिंपल हमें क्या करना है, जमाना। तो ये सारा बेसिक्स था, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको हम और आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा कितने टाइप का होता है, लेकिन ये वैरायटी अलग अलग होती है, इसलिए पर्टिकुलर हमें पढ़ना पड़ेगा। पर्टिकुलर मतलब सोर्स के प्रोस्पेक्टिस पे यदि हम देखें तो डेटा सोर्स क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हम कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, इस बेसिस पर 2 टाइप के डेटा है। एक होता है प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो आप डायरेक्टली यहां से कलेक्ट करो। तो यहां पर प्राइमरी डेटा के लिए मैं क्या बोलता हूं कि ये डायरेक्टली कलेक्टेड, ठीक है। सपोज मैंने आपके मार्क्स पूछे, सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो अब मैंने आपसे मार्क्स पूछे, मतलब मैंने क्या किया, डेटा को डायरेक्टली कलेक्ट किया। क्या किया, डेटा को डायरेक्टली कलेक्ट किया। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है बेटा, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो अदर इंफॉर्मेशन से लिया, ठीक है, मतलब सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अदर सोर्स से लेते हैं। अदर सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने है ना कई बार टॉपर्स की जो लिस्ट होती है वो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। कहाँ से देखते हैं, न्यूज़पेपर में कि 10th में किसने टॉप किया, क्या किया, ठीक है। टीवी में भी कई बार ये इंफॉर्मेशन आती, कई बार क्या हर बार ही आती, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सोर्स। तो सोर्स में क्या है, प्राइमरी डेटा, फिर है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जिसको हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो अदर सोर्स से लेते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर और टेलीविजन इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये आता है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स थे डेटा के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी, अब देखो बेटा फ्रीक्वेंसी के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। और सबसे उससे पहले हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो इवेंट को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इवेंट मतलब किसी भी चीज की एंट्री या इवेंट या कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बार बार आएगा, टेली मार्क आएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब ये इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो बेटा सपोज आपके PA2 के मार्क्स, ठीक है, किसी के 10 आए, किसी के 15 आए, फिर 10 आए, फिर किसी के 15 आए, फिर किसी के 12 आए, किसी के 8 आए। तो रिपीटेड, और तो मतलब 10 ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स आए। तो सपोज हमने बोल दिया कि ऐसे 15 बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। मतलब 15 बच्चों के 10 मार्क्स आए, मतलब कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ, 15 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। इसको मैं टेली मार्क में और बताऊंगा। और टेली मार्क क्या होता है, टेली मार्क ये होता है जो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, लिखते हैं टेली मार्क में। आया समझ में, तुम्हें नहीं आया समझ में, ठीक है, क्या नहीं आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा कि जो जितनी बार नंबर रिपीट हो। सपोज मैंने आपसे बोला आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब 10 बच्चों में से 5 बच्चों के मार्क्स 10 आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के। तो बार बार रिपीट जो नंबर हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। टेली मार्क में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज किसी बच्चे के आए 10 मार्क्स, कितने आए, 10 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स की यदि हम बात करें तो कितने बच्चों के आए, 10 मार्क्स आए सपोज 20 बच्चों के, 20 स्टूडेंट के। कितने आए, 20 स्टूडेंट के। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम मार्क्स लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, मार्क्स। तो मार्क्स कितने हैं, 10, और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 20 है, फ्रीक्वेंसी 20। अब ये 20 फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे, 20 फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखेंगे। 5 को कैसे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5 को ऐसे लिखते हैं, मतलब 5वां नंबर कट जाता है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 15 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये होता है, ये नंबर मार्क्स है। मार्क्स कितने बार रिपीट हुए हैं, जैसे 10 नंबर 20 बच्चों के आए हैं, तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी में बता दिया, ठीक है। बहुत ही इजी है, यहाँ पर 6th क्लास तक तो बहुत ही इजी है, इसके बाद थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है। क्या समझा हमने, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेटा सोर्स के टाइप पे कितने होते हैं,
प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब डायरेक्टली कलेक्टेड डेटा, ठीक है, जिसको हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लेते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब अदर सोर्स से लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कोई इवेंट होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार रिपीट होती है। टेली मार्क मतलब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसके आगे आ रहा है, तो ये अब देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब यहां से इस चैप्टर का कमाल का काम शुरू होने वाला है, ठीक है। अब यहां से धमाल होगा। क्या होगा, यहां से धमाल। अभी तक तो ये बच्चों वाली बात थी। क्या थी, बच्चों वाली बात। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद 7th 8th 9th 10th में यहीं से कहानी शुरू होगी। और ये बार ग्राफ तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, ये तो है ना बड़ी बड़ी क्लासेस में तक समझ में नहीं आता। तो आज हम इसको यहीं के यहीं समझेंगे, ताकि आपको आगे की क्लास में प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब यहाँ देखते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट डेटा को हम करते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि हम उसको देखकर उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। ये होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से 6th क्लास में, ठीक है। फिर बाद में तो बहुत सारे तरीके, जो आपने बताया ना वो कि सर्कल, ठीक है, सर्कल वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं पाई ग्राफ, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, ये सारा 8th क्लास में। अभी यहां पर देखो 6th के हिसाब से पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटिंग डेटा, रिप्रेजेंटिंग डेटा थ्रू पिक्चर्स, थ्रू पिक्चर्स। अब पिक्चर्स के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ। कैसे बोलेंगे, पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास नीम के जो हैं, ठीक है, ये मैंने ये एग्जांपल ऑक्सफोर्ड में है, ठीक है। सपोज नीम के कितने हैं, 50 पेड़ हैं, ठीक है। उसके बाद कोकोनट के कितने हैं बेटा, कोकोनट के 40 हैं, ठीक है। अशोका के कितने हैं बेटा, अशोका के कितने हैं, 30। अब आप मुझे ये बताओ कि किसी ने आपसे बोल दिया कि ये नीम के 50 हैं, कोकोनट के 40 हैं, अशोका के 30। क्या आप इनको पिक्चर्स के फॉर्म में अपनी कॉपी पे बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? 50 यदि आप नीम के पेड़ बनाओगे, मतलब छोटे छोटे यदि आप बनाओगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का? नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, इसका ये इसको आप फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, इसका ये सेकंड पॉइंट बोलेंगे कि स्केल इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पिक्टोग्राफ। तो यहां पर स्केल रिक्वायर्ड, स्केल इज रिक्वायर्ड, स्केल इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पिक्टोग्राफ। स्केल रिक्वायर्ड होता है पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि 50 आप ट्रीज नहीं बना पाओगे आपके कॉपी पे या पेज पे या बोर्ड पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। अब स्केल कैसे लेंगे, यहां पर मैं बार ग्राफ को रफ कर रहा हूं और यहां से बता रहा हूं, ठीक है। स्केल हम कैसे लेंगे बेटा, देखो स्केल जैसे लेंगे, सपोज मैंने यहां से आपसे बोल दिया कि हमारा ये जो एक पेड़ है, हमारा जो एक पेड़ है, ठीक है। अब बेटा अब इस पे मत जाना है ना कि क्या बना रहे हो सर, ठीक है, वो तो ड्राइंग मैथ टीचर की वैसे ही ठीक नहीं रहती। तो ये हमारा क्या है, ट्री है। अब इस ट्री को सपोज, अब मैंने क्या देखिए, मुझे यहां दिख रहा है कि 10 के मल्टीपल्स में ये क्या है, ट्रीज है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक ट्री किसके बराबर है बेटा, 10 ट्री के बराबर। एक ट्री किसके बराबर है, 10 ट्री के बराबर, ठीक है। एक ट्री 10 ट्री के बराबर है। अब मैं इसका क्या करूंगा, मैं पिक्टोग्राफ इसका बनाऊंगा। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने टेबल बनाया। तो टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। ये तो हर जगह आता है, सीरियल नंबर 1 2 3। तो यहां लिख देना 1, यहां लिख देना 2, यहां लिख देना 3, ठीक है। अब पहले नंबर पर जो हमारे पास है वो क्या है बेटा, पहले नंबर पर हमारे पास, यहां हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन लिख लो, आइटम लिख लो,
अब देखो हमने ये टेबल बनाया, सपोज हमने यहाँ क्या, अब ये सीरियल नंबर, ट्रीज के नाम, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दी क्वांटिटी, क्या लिख दी, क्वांटिटी, कि मतलब कितनी ट्रीज है। अब ये देखो कितनी है, नीम ट्री कितनी है, 50। अब एक ट्री का हमने ये, हम इसको बोलते हैं, हम स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्केल, की हमने इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक ट्री किसके बराबर है, 10 ट्री। तो यहाँ पर मुझे 50 करना है, तो मैं ऐसी कितनी ट्री बना दूंगा बेटा, ऐसी मैं 5 ट्रीज बना दूंगा, 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये 5 ट्रीज हो गई, ठीक है। अब पिक्चर पे नहीं जाना, ठीक है हमें। इसके बाद कोकोनट, यहाँ लिख दिया कोकोनट, कोकोनट की कितनी ट्री बनाना है मुझे, 4 ट्री। तो 1 2, कोकोनट में कितनी बना लेंगे, 4। तो 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। इसके बाद फिर अशोका, अशोका ट्री के कितने हैं बेटा, अशोका ट्री के कितने हैं, 30 है, तो मतलब 1 2, ठीक है, और ये, ठीक है। अब ट्री आप अच्छे से बना लें, ये ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। और क्वांटिटी को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्चर में रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पिक्चर भी, ठीक है। तो ये था हमारा पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ इसमें स्केल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो बार ग्राफ, बार ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में आएगा, 9th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और देखो बेटा, अब देखते हैं हम बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से कोई भी बात को मिस नहीं करना, और जो नहीं आती समझ में बार बार पूछना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ की हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे और इनकी चारों प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक हम बार ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम ये चारों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, देखो आप सभी जानते हो क्रिकेट वगैरह सबने खेला तो होगा, या नहीं खेला होगा तो देखा तो होगा, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, अब हमने क्या किया, हम है ना डिफरेंट प्लेयर का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। प्लेयर और उसके रन्स का, मतलब आने की रन्स वर्सेस प्लेयर्स, ठीक है, मतलब कि कितने रन्स कितनी इनिंग में बनाए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, बार ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सेस कोऑर्डिनेट प्लेन में चाहिए होती है। एक होती है बेटा एक्स एक्सेस, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं, ये इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं, ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस, ठीक है। और एक होती है बेटा वाई एक्सेस, ये है हमारी वाई एक्सेस, ये है हमारी क्या, वाई एक्सेस, ठीक है। तो एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है, इसके बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। और यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 0, ठीक है। अब मैं रफली ग्राफ बना के और आपको ये चारों प्रॉपर्टीज समझा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, कि हमें क्या ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है कि, ठीक है, रन्स ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट इनिंग्स, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कि हम प्लेयर को कहां लेंगे और रन्स को कहां लेंगे। देखो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये मैं सारी बातें लिख देता हूँ। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कैसी लेते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत करती है, लेकिन याद रखना, या आपने समझ लिया तो ये ग्राफ कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। एक्स पे लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई पे लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। वाई पे कौन सी लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब कौन डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो बेटा, प्लेयर होगा जभी तो वो रन बनाएगा, प्लेयर होगा जभी तो वो रन बनाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट कौन है, प्लेयर, वेरी गुड। इंडिपेंडेंट कौन है, प्लेयर। तो प्लेयर कहां पर आएगा बेटा, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, प्लेयर लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे, प्लेयर लेंगे, और यहां पर हम क्या लेंगे, उनके रन्स लेंगे, उनके क्या लेंगे, रन्स लेंगे। समझ में आ गया। अब ये चीज वेरिएशन में कब आएगी, अब सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि ये तो हमारा ये ग्राफ हो गया, अब मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अच्छे से ध्यान से समझना। सपोज मैंने बोला कि ओवर वर्सेस रन का ग्राफ बनाइए, ओवर वर्सेस रन का ग्राफ बनाइए। ओवर वर्सेस रन, ओवर जो हम एक बॉल फेंकते, 2 फेंकते, ऐसी 6 बॉल फेंकते हैं तब एक ओवर होता है, ठीक है। ओवर वर्सेस रन,
तो मतलब कि 1 ओवर में कितने रन बने, 2 ओवर में कितने रन बने, 3 ओवर में कितने रन बने। तो ये ओवर वर्सेस जो रन का जो ग्राफ है उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें बताओ बेटा कि एक्स एक्सिस में क्या लेंगे और वाई एक्सिस में क्या लेंगे। देखो एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, डिपेंड किस पे कर रहा है, ओवर फेंकेगा, ओवर जब डलेगा तभी तो रन बनेगा ना। तो ओवर कैसी क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट, वो ओवर रन पे जो ओवर है वो रन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, रन ओवर पे डिपेंड कर रहा है। जब ओवर डलेगा तभी तो रन बनेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लेंगे, ओवर लेंगे और यहाँ पर रन लेंगे। अब बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ का बेसिक से बहुत खतरनाक वाला पॉइंट है। ये जिसने समझ लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, तो उसका ग्राफ बन जाएगा। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है, और यहाँ पर टीचर सबसे पहले यही चेक करता है कि बच्चे ने ग्राफ सही बनाया है कि नहीं। इतना समझ में आ गया, ये क्लियर है। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ, पहली क्या है, ईच कॉलम इज ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सपोज ये देखो, ये हमने यहाँ पर बना दिए। अब ये फर्स्ट ओवर में सपोज यहाँ पर मैंने बोला कि 5 रन बने, ठीक है। अब ये रन को मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख सकता हूँ, ठीक है। रन को मैं थोड़ा सा 1 ओवर में 5 रन बने, दूसरे ओवर में बेटा कितने बने, 8 रन बने। तो पहले ओवर में कितने रन बने, 5 रन बने। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ये देखो यहाँ पर ये 5 रन का ग्राफ बना, ठीक है। दूसरे ओवर में कितने बने, सपोज 10 रन बने, तो दूसरे ओवर में हमने 10 रन का ग्राफ बना दिया, ये लो। अब वो क्या बोल रहे हैं, ईच कॉलम इज ऑफ इक्वल विड्थ, मतलब क्या होगा कि इनकी जो इक्वल विड्थ होगी, सपोज ये हमसे ये वाला, ये जो है ना, इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये 2 ओवर वाली लेंथ, ये बराबर होगी। चलो है ना, ये थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो मैं इसको रब करता हूं, फिर है ना अच्छे से बताता हूं। चलिए देखिए, अब हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से सिस्टमेटिक कर लिया। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ओवर में सपोज हमारे पास कितने रन बने, 5 रन बने। तो हमने यहाँ पर ये ग्राफ बना दिया कि सपोज पहले ओवर में कितने रन बने, 5 रन। दूसरे ओवर में 8 रन बने, तो 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा ग्राफ। तो सेकेंड ओवर में कितने रन बने, 10 रन बने। अब थर्ड ओवर में कितने रन बने, सपोज 15 रन बने। थर्ड ओवर में कितने रन बने, 15 रन बने। तो यहाँ पर हमने 15 बना ली। फोर्थ ओवर में कितने रन बने, 20 रन बने। तो हमने यहाँ पर 20 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर एक एक करके यहाँ बताऊंगा कि स्केल कैसे लेते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ईच कॉलम इज ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। ईच कॉलम इक्वल विड्थ का होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये देखो, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये सब यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मतलब लेंथ जो है वो वेरिएशन हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि लेंथ का वेरिएशन क्या करना है, ये जो विड्थ है, विड्थ का वेरिएशन क्या लेना है, सेम लेना है। किसका, बार ग्राफ का, ये वाले, ठीक है। और जो हाइट है, देयर इज इक्वल स्पेस बिटवीन ईच कॉलम, इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम के बीच भी इक्वल स्पेस रहेगा, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच भी इक्वल स्पेस रहेगा, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच भी इक्वल स्पेस रहेगा। तो ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तीसरा क्या है, हाइट ऑफ द बार वेराइज। अब देखो हाइट वेराई कर रही है, विड्थ सेम है, हाइट वेराई कर रही है, विड्थ सबकी सेम है। जैसे इसको हम 1 मानेंगे तो इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, ठीक है। और इसका गैप भी सेम है, विड्थ भी सेम है, गैप भी सेम है, लेकिन जो हाइट है वो वेराई कर रही है। ये देखो 5 पर थी, ये देखो 8 पे है, ये 15 पे, ये 20। तो ये हाइट क्या कर रही है, वेराई कर रही है। और लास्ट पॉइंट, ऑल द बार्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे सारे बार्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें लेते हैं बेटा एक स्केल, ठीक है। तो मैं स्केल बता देता हूं। स्केल हमें दोनों एक्सिस का लेना है, एक एक्स एक्सिस का भी लेना है और वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का कैसे लेते हैं, देखो एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने ओवर ली है। और यहां पर क्या है ग्राफ में कि 1 ओवर की 1 यूनिट है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ओवर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ओवर, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं रन्स। तो हमने क्या लिया है, 1 यूनिट किसके बराबर है, यहां पर हमने 5 का गैप लिया है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 रन्स के बराबर है।
1 यूनिट किसके बराबर है, 5 रन के बराबर। तो यहाँ पर हम ये ऐसा स्केल बनाते हैं, स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, आपको यदि बार ग्राफ बनाना है तो आपको दो बातें, एक एक्स एक्सिस पर कर लेंगे, वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, स्केल क्या लेंगे, बाकी सब आप समझ जाओगे, ठीक है। अब ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, रीड करना बहुत ही आसान है, ठीक है। रीड करना, सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ कि सेकेंड ओवर में कितने रन बने, यहां देखो बेटा सेकेंड ओवर में कितने रन बने, तो सेकेंड ओवर में आप क्या बोल दोगे 8 रन बने। मैंने बोला थर्ड ओवर में कितने रन बने, 15 रन बने। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ कि 15 रन किस ओवर में बने, तो आप क्या बोल दोगे कि थर्ड ओवर में बने। मैंने आपसे बोला कि 5 रन बताओ किस ओवर में बने, मैं बोल दूंगा फर्स्ट ओवर में बने। तो समझ गए, तो रीड करना तो बहुत आसान है यदि बनाना आ गया। तो ये था आपका क्लास 6 का डेटा हैंडलिंग, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बिल्कुल बेसिक था, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया। अब इसकी एक्सरसाइज के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, चलिए।